हेलो दोस्तों, तो आज सीवी का क्लास 2 है। क्लास 1 जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो क्लास 1 पहले जाके देख ले, क्योंकि फिर क्लास 2 समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। डिस्कस एनी 5 कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ क्या है वो पढ़े थे। फिर भी इसका मीनिंग देख लीजिए। मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़: constitutional values are the core principle and ideals on which the Indian constitution is based। constitutional वो बेसिक प्रिंसिपल्स है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सेट किया है ताकि कंट्री फेयर, इक्वल और डेमोक्रेटिक रहे। ये वैल्यू गाइड करती है कि कैसे हमारा गवर्नमेंट काम करेगा और सबको इक्वली कैसे जस्टिस मिलेगा फेयरली। तो हाउ सिटीजन्स एंड इंस्टीट्यूशंस शुड एक्ट टू अपहोल्ड डेमोक्रेसी एंड जस्टिस। देश कैसे चलाना चाहिए, सिटीज़न को कैसे बिहेव करना चाहिए, गवर्नमेंट का क्या पर्पस है, तो ये सब हमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ में पता चलता है। तो ये था इसका मीनिंग। 5 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है क्या। फर्स्ट है जस्टिस। जस्टिस का हिंदी मीनिंग क्या है? जस्टिस का हिंदी मीनिंग है न्याय। न्याय मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर ऑल सिटीजन्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करती है कि हमारे कंट्री में सारे सिटीजन्स को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिले। इट मीन्स इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटीज़ एंड एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब ये होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में सब कोई इक्वल है। कोई अमीर, कोई गरीब, किसी में भेदभाव नहीं है। सभी कोई इक्वल है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा उनके बैकग्राउंड के ऊपर, उनके जेंडर के ऊपर, किसी भी मतलब क्षेत्र में उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। उन्हें हर चीज़ में इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो इसका ये था जस्टिस का मीनिंग। सेकेंड है लिबर्टी। और जस्टिस में एक चीज़ क्या है कि अनटचेबिलिटी वाली चीज़ें जितनी है, या फिर कास्ट में आपका डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो किसी भी मतलब क्षेत्र में ये ओवरऑल यही है कि किसी भी चीज़ में आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। कानून के नज़र में, कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में सभी कोई इक्वल है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। सेकेंड वन इज़ लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स क्या है हिंदी में? स्वतंत्रता। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी मीन्स आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आपको फ्रीडम मिली है। आप कुछ भी सोच सकते हैं, अपनी बातों को कहीं पे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप किसी भी रिलीजन में फेथ रख सकते हैं, ये आपको फुल फ्रीडम है कि आप किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो ये हमारे प्रीएम्बल में दिया गया है और हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है कि हमें फ्रीडम दिया जाए, हमें स्वतंत्रता दी जाए कि हम बोल सके, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके और किसी भी धर्म को मान सके। ये हमारे ऊपर है कि हमें किस धर्म को मानना है या किस धर्म पे बिलीव रखना है। थर्ड वन है इक्वलिटी, मतलब समानता। ऊपर हम लोग जस्टिस में थोड़ा इक्वलिटी पढ़े थे, तो इधर समझने में आपको कोई उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑल फील्ड्स। जितने भी सिटीजन्स हैं हमारे इंडिया के, वो कानून के नज़र में बराबर हैं, मतलब इक्वल हैं। उन्हें हर क्षेत्र में इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी बिना किसी भेदभाव के। किसी भी फील्ड में आप जाइए, आपको बिना किसी भेदभाव के इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। आपके जेंडर के ऊपर, आपके कास्ट के ऊपर, आपके कलर के ऊपर, आपके रिलीजन के ऊपर किसी भी चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। नो डिस्क्रिमिनेशन is allowed based on caste, religion और gender etc. फोर्थ वन क्या है? फोर्थ वन इज फ्रेटर्निटी। बहुत इजी वे में दिया गया यहाँ पे, भाईचारा। फ्रेटर्निटी मीन्स प्रोमोटिंग अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड यूनिटी अमंग ऑल सिटीजन्स। हमें पहले ही पता है कि हमारा जो कंट्री है वो सेकुलर कंट्री है। यहाँ पे हर धर्म के लोग एक साथ मिलके रहते हैं। तो ये हमारा एज अ सिटीज़न काम है कि हम अपने भाईचारा को प्रमोट करें कि हम सब साथ हैं, सब में एकता है, सब में प्रेम है। तो हम इस एकता को बना करके चलें और किसी भी मतलब अदर रिलीजन को हार्म ना करें या उनके खिलाफ ना जाए। ensuring the dignity of the individual and unity of the nation। किसी के भी डिग्निटी को, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के डिग्निटी को ख़राब ना करें और अपने नेशन मतलब अपने नेशन को यूनिटी के साथ चलाएं।
तो ये है फ्रेटर्निटी का मतलब। सेकुलरिज्म, देखो अभी सेकुलर वर्ड मैंने बताया कि सेकुलर वर्ड मतलब जहाँ पे सारे धर्म के लोग एक साथ मिलकर रह रहे हैं, जैसे अपना इंडिया, तो ये धर्मनिरपेक्षता है। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट मीनिंग द गवर्नमेंट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन एंड ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली। मतलब इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिर्फ ऐसा सनातन धर्म है या इंडिया एक हिंदू धर्म का कंट्री है, ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में सारे धर्म के लोग हैं, सारे धर्म के लोग को इक्वली ट्रीट किया जाता है, रिलीजन के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता, और हमारा ऑफिशियली कोई ऐसा रिलीजन नहीं है कि हमारा इंडिया एक हिंदू कंट्री है या हमारा इंडिया एक मुस्लिम कंट्री है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं और जितने भी धर्म है वो यहाँ पे रह सकते हैं, और गवर्नमेंट भी उन्हें इक्वली ट्रीट करेगा। वो उन्हें मतलब लोगों के प्रति भेदभाव गवर्नमेंट नहीं दिखा सकता। थर्ड है, अब ये पूरा जितना सारा प्रिंसिपल्स था, इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ था, हमने कर लिया। अब इसका कंक्लूजन क्या है? दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड गाइड बोथ द गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स टुवर्ड्स जस्टिस, इक्वलिटी एंड हार्मोनी। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है ये हमारा फाउंडेशन है, मतलब नींव है हमारे इंडियन डेमोक्रेसी की। ये गाइड करता है हमारे गवर्नमेंट को और सिटीजन्स को कि जस्टिस भी सबको इक्वल मिले, सबके बीच में इक्वलिटी बने रहे और सभी कोई शांति से अपने काम को करे या देश शांतिपूर्वक चलता रहे। तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस एनी 5 कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जस्टिस? इलैबोरेट एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ जस्टिस एज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा लेंदी भी जाएगा, ये 10 मार्क्स के लिए आ सकता है आपका। तो पहले हम लोग इंट्रो में देंगे कि जस्टिस का मीनिंग क्या है, जस्टिस है क्या। तो जस्टिस मीन्स फेयरनेस इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ। जस्टिस मीन्स हम लोगों ने पहले ही ऊपर पढ़ा, जस्टिस मीन्स न्याय। न्याय मिलेगा किस बेसिस पे? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ में इक्वली, बिना किसी भेदभाव के। कॉन्स्टिट्यूशन आपको और इंडियन लॉ के नज़र में आपको बिना किसी भेदभाव के फेयरनेस तरीके से न्याय मिलेगा। इट इंश्योर्स दैट एवरी इंडिविजुअल गेट्स व्हाट ही और शी डिजर्व, इक्वल अपॉर्चुनिटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि हर एक एवरी इंडिविजुअल, हर एक पर्सन को वो मिले जो वो वो मिले वो जो डिज़र्व करता है और उसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। बार बार ये चीज़ें रिपीट हो रही है तो समझना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए कि जो इंसान जो भी चीज़ों को डिज़र्व करता है वो अपॉर्चुनिटी उसे मिले बिना किसी डिस्क्रिमिनेशंस के। हमारे राइट्स का प्रोटेक्शन, जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं उसका प्रोटेक्शन भी करता है। कौन? कोर्ट, मतलब जो न्याय दे रहा है। तो न्याय कौन दे रहा है? हमें कोर्ट दे रहा है। एंड रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटीज़, और जो भी इनइक्वालिटीज़ अभी भी है हमारे सोसाइटी में उसे हटाया जाए, जैसे अनटचेबिलिटी हो गया, तो ये सब चीज़ों को हटाया जाए। द आइडिया ऑफ जस्टिस इन इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जस्टिस का जो आइडिया है ये हमारे प्रियम्बल में भी दिया गया है, ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे प्रियम्बल में। ये प्रॉमिस करता है कि जो हमें न्याय मिलेगा वो 3 बेसिस पे मिलेगा, यानी कि ये 3 फाउंडेशन चीज़ें हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल मतलब क्या होता है? सोशल मतलब ये होता है कि समाज में सबको बराबर इज्जत और राइट्स मिले। तो ये है आपका सोशल जस्टिस। क्या है सोशल जस्टिस? कि आप समाज में रह रहे हो तो आपको इस समाज में सबको बराबर की इज्जत और बराबर की राइट्स मिले, अनटचेबिलिटी का एंड हो, वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड लॉज आए, तो ये सब चीज़ें आती हैं सोशल में। इकोनॉमिक में क्या आता है? कि सब सिटीजन्स को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले, यानी कि वोटिंग राइट्स हो गया। जैसे हम लोग 18+ में जाके वोट देते हैं, तो ये तो कोई ऐसा नहीं, सभी लोग वोट देते हैं एज अ इंडियन सिटीजन्स। कोई भेदभाव नहीं है कि जेंडर बेस्ड भेदभाव नहीं है कि सिर्फ बॉयज़ देंगे गर्ल्स नहीं देंगे, या मेन देंगे वुमेन नहीं देंगे। तो ये सब चीज़ आता है इकोनॉमिक में कि सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले, सभी इंडिविजुअल पर्सनस इसमें आके पार्टिसिपेट करें और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने, और कानून के नज़र में सब कोई इक्वल है। ये चीज़ गलती हो गया। तो ये था हमारा पॉलिटिकल राइट्स की कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है कि 18+ हो जाने पे सबके पास वोटिंग राइट्स है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इकोनॉमिक में क्या है? इकोनॉमिक में ये है कि आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज़, रिसोर्सेस का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो और रिच और पुअर में कोई भी भेदभाव ना हो। तो ये आता है इकोनॉमिक में। इकोनॉमिक में बेस्ड यही है कि रिच और पुअर में कोई भेदभाव ना हो, गरीबों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो,
उनकी निंदा ना की जाए, तो ये सब चीज़ आता है इकोनॉमिक में। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस ऑफ जस्टिस। द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू रिमूव इनइक्वालिटीज अमंग पीपल एंड क्रिएट अ फेयर एंड इक्वल सोसाइटी। जस्टिस का मेन कॉन्सेप्ट क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? जस्टिस का यही एम है कि वो हमारे सोसाइटी से, हमारे कंट्री से इनइक्वालिटी को रिमूव करे। जो भी इनइक्वालिटी है हमारे पीपल के बीच में, रिच और पुअर को लेकर के, कलर को लेकर के, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, भेदभाव, आपका रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो गया। सोसाइटी में तो यही टाइप के डिस्क्रिमिनेशन है, रिलीजन हो गया, फिर आपका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गया। रेशियल में आपका कलर पे आ जाता है, ब्लैक और वाइट। फिर आपका हो गया पुअर और रिच। तो ये सब के बीच डिस्क्रिमिनेशन ना हो और हमारा सोसाइटी इक्वली सबको देखे और इक्वली जस्टिस करे। इट इज़ अचीव्ड थ्रू द फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4। तो ये जो जस्टिस है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में भी अचीव किया गया है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी बताया गया है। जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स को डीपली पढ़ेंगे तो ये सब सारी चीज़ें फिर से रिपीट होगी। यहाँ पे देख लिए हम लोग प्रीएम्बल में भी पढ़े, मतलब पढ़ ही रहे हैं कि जस्टिस के बारे में, फिर फंडामेंटल राइट्स में भी ये चीज़ें बताई गई हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी बताया गया है। टाइप्स ऑफ जस्टिस क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस 3 काइंड्स ऑफ जस्टिस। फिर वही चीज़ें, पहला क्या है? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। तो फिर से हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। सोशल जस्टिस क्या है? सामाजिक न्याय। सोशल जस्टिस मीन्स क्रिएटिंग, फिर से वही चीज़ें कि क्रिएट करेगा। सोशल जस्टिस मतलब कि सोसाइटी के नज़र में हर पीपल, हर इंडिविजुअल इक्वल है। बाय रिमूविंग सोशल इनइक्वालिटीज़ बेस्ड ऑन, जितने भी बुराइयां हैं उस चीज़ों को हटाना है हमें, भेदभाव को हटाना है जो कास्ट बेस्ड पे होती हैं, रिलीजन बेस्ड पे होती हैं, जेंडर बेस्ड पे होती हैं और स्टेटस बेस्ड पे होती है। इस चीज़ों में इतने सारे मतलब चीज़ों में जिस भी मतलब कि इनइक्वालिटी किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, जो लोग करते हैं, तो इन्हें हमें जड़ से हटाना है। इट एंश्योर्स इक्वल ट्रीटमेंट एंड डिग्निटी फॉर ऑल। तो सोशल जस्टिस इंश्योर करता है कि सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिले और कानून के नज़र में, कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में सबकी इज्जत बनी रहे और किसी को भी प्रताड़ना, हैरेसमेंट ना फील हो बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर और स्टेटस। तो ये है सोशल जस्टिस, सोसाइटी से रिलेटेड। अब आता है इकोनॉमिक जस्टिस, मतलब आर्थिक न्याय। Economic justice means ensuring fair distribution of wealth and opportunities so that every citizen can live a life of dignity. Economic justice का मतलब होता है कि सारे इंडिविजुअल को हिस्सेदारी जो होती है पैसों की वो इक्वल मिले कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ से। मतलब जितने भी पॉलिसीज़ वगैरह आते हैं तो वो ऐसा भेदभाव करके ना आए, तो जो भी मिले इक्वल मिले। और ऊपर से फिर अपॉर्चुनिटी जो आपको मिले वो भी इक्वली, हर सिटीजन्स को वेल्थ से रिलेटेड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जॉब से रिलेटेड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, कोई भेदभाव ना हो किसी भी चीज़ों को लेकर के। तो इसका एम यही है कि ये गैप जो है अमीर और गरीब का, रिच और पुअर का जो भी एक ब्रिज है, उस ब्रिज को ये रिमूव करे और प्रिवेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। और जो भी हैरेसमेंट और एक्सप्लॉयटेशन, प्रताड़ना जो वर्कर्स लोग फेस करते हैं उससे उन्हें बचाया जा सके, ये इकोनॉमिक जस्टिस में आता है। एग्जाम्पल्स क्या है इसके देख लीजिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो भी लोग काम करेंगे सबको इक्वल पे मिलेगा और इक्वल वर्क। ऐसा नहीं है कि भेदभाव करेंगे, वुमेन है तो वुमेन को कम वर्क दिया, मेन को ज़्यादा दिया, ऐसा नहीं है। अगर आप एक जगह पे काम करने के लिए जा रहे हो तो आपको इक्वल पे भी मिलेगा और इक्वल वर्क भी मिलेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। राइट टू एडिक्वेट लाइवलीहुड एंड वेलफेयर स्कीम। हम राइट टू एडिक्वेट लाइवलीहुड मतलब जो इंसान का एक जीवन है वो इंसान एक प्रॉपर तरीके से जी सके, मतलब सबको पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, ये चीज़ें आ गई इसमें। और जितने भी वेलफेयर स्कीम है वो हर इंडिविजुअल के लिए हो, मतलब हर किसी के क्षेत्र में वेलफेयर स्कीम्स आए, वुमेन से भी रिलेटेड आए, वुमेन से भी रिलेटेड आए, रिच के लिए भी, पुअर के लिए भी, हर चीज़ से रिलेटेड, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। थर्ड वन इज़ पॉलिटिकल जस्टिस, मतलब राजनीतिक न्याय।
पॉलिटिकल जस्टिस ये इंश्योर करती है कि हर किसी को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले और वो इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड इक्वल पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि 18+ हो जाने पे हम लोगों को क्या मिलता है, वोटिंग राइट्स मिलता है। तो 18+ हो जाने पे सभी को वोटिंग राइट्स मिलता है। यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि मेन को मिल रहा है 18+ में, वुमेन को मिल रहा है 21+ में, ऐसा कुछ नहीं है। सभी कोई कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में क्या है, इक्वल है। तो जो कोई भी 18+ होगा वो वोट दे सकता है। कोई क्राइटेरिया नहीं है एज का, भी कोई क्राइटेरिया नहीं है एज का। आप 18+ हो जाइए, आप जब तक है इंडिया, मतलब जब तक आप यहाँ के सिटीजन हैं, आप वोट दे सकते हैं। फिर आता है आपका पॉलिटिकल जस्टिस, मतलब पॉलिटिकल जस्टिस फिर ये तो हो गया ना, नहीं पॉलिटिकल जस्टिस नहीं हुआ। पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर्स इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल एसेस, हाँ ये तो हो गया, वही है। इट गारंटीज द राइट टू वोट एंड राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन फॉर एवरी सिटीजन। ये गारंटी करता है कि राइट टू वोट, जो मैंने अभी आपको बताया, और हर किसी को इलेक्शन में कॉन्टेस्ट लेने के लिए हर सिटीजन्स अगर वो एलिजिबल है तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ जस्टिस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जस्टिस हमारा फाउंडेशन है, मतलब बेस है इंडियन डेमोक्रेसी का। इट इंश्योर्स दैट लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर मीनिंगफुल। हमें जो लिबर्टी मिला है, इक्वलिटी मिला है, जो भी चीज़ें हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रही है, वो चीज़ पूरी होगी सिर्फ जस्टिस के ऊपर। क्योंकि अगर ये चीज़ें हमें नहीं मिलेगी तो हम कहाँ क्या करेंगे, हम न्याय मांगेंगे, हम जस्टिस मांगेंगे। और अगर ये जस्टिस ही नहीं रहेगा तो ये कहाँ से फिर हमें मिल पाएगा, लिबर्टी कहाँ से मिल पाएगा, इक्वलिटी कहाँ से मिल पाएगा। अगर नहीं भी मिलेगा तो हम इस पे सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारे पास न्याय के लिए कुछ नहीं है। तो इसीलिए जस्टिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर हमें लिबर्टी और इक्वलिटी और जो भी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, फंडामेंटल राइट्स में जितनी चीज़ें, तो वो मिल जाए। आर मीनिंगफुल एंड एवरी सिटीजन्स लिव्स विद डिग्निटी, फेयरनेस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। और हर सिटीजन्स अपने डिग्निटी को लेकर के, अपनी फेयरनेस को लेकर के, इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ अपने जीवन का निर्वाह करें। कंक्लूजन क्या है, दस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू एस्टैब्लिश अ फेयर, वेलफेयर एंड इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन मतलब इक्वल, वेयर एवरी सिटीजन्स एंजॉय इक्वालिटी एंड डिग्निटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रमोट करता है कि सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली सबको जस्टिस मिले, सबके साथ अच्छा हो, इक्वली हर कोई सोसाइटी में इक्वल रहे। और कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में तो सभी को इक्वल है। ये जो भेदभाव है, ये चीज़ें तो लोग आपस में करते हैं ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता, ये कोर्ट नहीं करता। कानून के नज़र में सभी कोई इक्वल है, जहाँ पे हर सिटीजन्स अपने इक्वलिटी को, अपने डिग्निटी को एंजॉय कर पाए अपने नेशन में। तो देखिए ये क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा आपके एग्जाम में कि जस्टिस का मीनिंग क्या है, और जितने भी काइंड्स हमने पढ़े हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा प्रॉपरली। ये प्रॉपर आपका पैटर्न है, मतलब अगर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है तो आपका फर्स्ट मीनिंग यानी कि एक इंट्रो हो गया कि जस्टिस क्या है। 10 मार्क्स में आपको इंट्रो हर किसी में डालना है। जो भी क्वेश्चन जिस तरीके से आएंगे, एक वीडियो बनेगा जिस पे आपको PYQ में जितने सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं वो भी डिस्कस किया जाएगा, किस तरीके से आंसर्स लिखना है, क्योंकि ये कॉमन चीज़ें हैं। अगर आप हर किसी में इंट्रो डालना तो मस्ट है, लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जस्टिस दिया हुआ है तो मीनिंग डालना ही है यहाँ पे। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ जस्टिस, तो ये हम लोगों ने टाइप्स पढ़ा, फिर टाइप्स को एक्सप्लेन किया, और कंक्लूजन। हर आंसर मतलब जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे आपको याद रखना है कि उसमें इंट्रोडक्शन प्लस कंक्लूजन ये मस्ट है। ये आपको फर्स्ट में इंट्रोडक्शन डालना है और कंक्लूजन डालना है, और बीच का फिर आपको बॉडी लिखना है जो मेन क्वेश्चन दिया गया है। तो ऐसे क्या होता है कि आपको 10 मार्क्स है तो 10 मार्क्स तो डिवाइड भी होगा ना, तो इंट्रोडक्शन में ही आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, 2 मार्क्स आपको कंक्लूजन में मिल जाएगा। तो इससे आपको क्या होगा, 6 नंबर का फिर आपका बॉडी हो जाएगा। तो वो 6 मार्क्स में अगर आप बॉडी को अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हो तो भी आपको कम से कम 3 नंबर तो आराम से मिल जाएगा। तो 3 मार्क्स तो आपको आराम से मिल जाएगा। तो ओवरऑल आप 10 आउट ऑफ, मतलब बहुत अगर अच्छा लिखोगे तो 10 आउट ऑफ 8 तो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा मान लो नहीं भी लिख पा रहे हो तो इंट्रोडक्शन अच्छे से डालना है, कंक्लूजन अच्छे से डालना है, और जो मेन क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है वो बॉडी बीच में अच्छे से जितना भी आपको नॉलेज है वो उसमें डाल देना है। तो 10 आउट ऑफ 7 तो आपको मिल ही जाएगा।
ये तो एकदम कंफर्म है। और एक चीज़ है, पॉलिटी में कुछ भी चीज़ें गलत नहीं लिखी जाती। जैसे अगर आप आर्टिकल मेंशन कर रहे हो तो आर्टिकल एकदम सही होना चाहिए। अगर आपको आर्टिकल याद नहीं है तो आप आर्टिकल को मेंशन करिए ही मत, क्योंकि जहाँ आपने आर्टिकल रॉन्ग किया तो फिर वो पूरा रॉन्ग हो जाता है। जैसे हम लोग पहले फिजिक्स में पढ़ते थे ना कि जो भी मतलब वो लॉ होता है तो एकदम जो लॉ दिया गया है सेम टू सेम वही लॉ लिखना पड़ता है। तो पॉलिटी में भी यही है, जो आर्टिकल आपका दिया है, जो आर्टिकल के अंदर है, वो सेम टू सेम लिखना पड़ता है। तो अगर आप आंसर्स लिख रहे हो और मान लो एग्जाम हॉल में आपको आर्टिकल याद नहीं आ रहा है तो आप आर्टिकल्स को मेंशन ही नहीं करोगे। जो आपके पास ओवरऑल आइडिया है उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप वो बॉडी में डाल देना। और जस्टिस से कोई भी क्वेश्चन आए, एक चीज़ याद रखना, कोई एक टॉपिक होता है। जैसे कि मान लो आपका जस्टिस आ गया, ठीक है, जस्टिस से कोई भी क्वेश्चन आया तो आपका इंट्रो जो जाएगा और कंक्लूजन जो जाएगा, इंट्रो और कंक्लूजन वो दोनों हर क्वेश्चन में सेम जाएगा। तो आपका जस्टिस ओवरऑल कंप्लीट हो गया। आपका जस्टिस से कोई भी क्वेश्चन आए, आपको एक ऐसा इंट्रो मिलेगा जो कि आपके हर जस्टिस के क्वेश्चन से जाएगा और एक ऐसा कंक्लूजन मिलेगा जो कि आपके हर जस्टिस के क्वेश्चन से जाएगा। बस आपको क्या करना है, बीच की बॉडी को चेंज करना है। मतलब इसका बीच का बॉडी क्या है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ जस्टिस को बताना है। तो बस आपको ये लिखना पड़ेगा जो आपको पता है उसके बारे में, जो आपने लर्न किया या जो आपने समझा है। और ये भी, और ये जैसे मान लीजिए आपका डिफरेंट काइंड्स ऑफ जस्टिस आ गया, तो ऐसा नहीं है कि जो बुक में दिया है सेम टू सेम, आप जो भी समझे हो वीडियो से, किसी भी रिसोर्स से, आप जो कुछ भी समझ रहे हो आप अपने मन से बना करके लिख सकते हो। बस वो सही होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए, बस इतना होता है। तो ये बहुत ईजी वे है स्कोर करने का। आपको इंट्रो सेम लिखना है, आपको कंक्लूजन सेम लिखना है। तो याद तो आपको उस टॉपिक से बस आपको बॉडी करना है। बॉडी भी आप अच्छे से समझ ले रहे हो। पॉलिटिकल जस्टिस क्या है, मैंने इतने अच्छे से आपको बताया कि पॉलिटिकल जस्टिस क्या है। तो पॉलिटिकल जस्टिस आप खुद से भी लिख सकते हो बना करके, अगर आपसे रटा नहीं जा रहा है। और ये जो नोट्स है ये बहुत ईजी वे में दिया हुआ है, तो इससे लर्न करना या इसको सेम टू सेम लिखना तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। बुक के लैंग्वेज से तो बहुत ईजी है। तो ये मैंने थोड़ा आपको एक जस्टिस के ऊपर बताया कि कैसे आप लिख सकते हो या कैसे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एक और वीडियो बनेगा जिसपे मैं और मतलब PYQ क्वेश्चंस लेके आऊँगी और डिस्कस करूँगी कि किस तरीके से आप आंसर को प्रेजेंट करोगे जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लिबर्टी एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसमें शॉर्ट नोट लिखना है कि लिबर्टी है क्या। पहले हम लोगों ने लिबर्टी को पढ़ा कि लिबर्टी मीन्स क्या होता है, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। अब ये शॉर्ट नोट, मान लीजिए कि आपका शॉर्ट नोट नहीं आता है कि लिबर्टी है क्या, लेकिन ये वर्ड से रिलेटेड आपको कुछ आ जाता है लिखने की, आपको एक्सप्लेन करना है अपने आंसर्स में, या एक्स्ट्रा पॉइंट डालना है कि लिबर्टी है क्या, तो वो आप अपने आंसर्स में डाल सकते हो। तो ऐसे आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, मीनिंग ऑफ लिबर्टी। देखा जाए तो CV बहुत इजी सब्जेक्ट है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ लर्न नहीं करना है। बस यहाँ अच्छा है कि आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। हर आंसर को आपको पार्ट वाइज डिवाइड कर लेना है। बस आपको 3 पार्ट्स में आंसर्स को डिवाइड करना है। 3 पार्ट्स में बता चुकी हूँ, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या आता है, इंट्रोडक्शन के अंदर आपका आएगा ओवरऑल टॉपिक से आप क्या समझे हो, जस्टिस है क्या, कितने तरह का होता है, वो डाल दिया आप लोगों ने इंट्रो में। बॉडी में फिर उसी चीज़ को प्रॉपरली अच्छे से एक्सप्लेन करो पॉइंट वाइज। अगर आपको पॉइंट वाइज पता है, पॉइंट तभी डालो जब उस पॉइंट के बारे में अच्छे से पता है, वरना पैराग्राफ में लिख दो पूरा बॉडी। पॉइंट तभी डालना है जब आपको पॉइंट अच्छे से पता हो और पॉइंट का हेडिंग अच्छे से। हाँ, तो वो नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा बैक हो गया था, तो हम फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। तो क्या बता रहे थे कि पॉइंट्स अगर आपको अच्छे से पता हो तभी आप पॉइंट्स को मतलब मेंशन करना हेडिंग के साथ, उसके बाद उसका बॉडी लिखना। अगर आपको पॉइंट्स नहीं पता है, मान लो एग्जाम हॉल में आप पॉइंट्स ही भूल गए, मेन पॉइंट्स और हेडिंग क्या था, तो आप सीधा एक पैराग्राफ में बॉडी को लिख सकते हो, फिर आप पॉइंट नहीं डालोगे। क्योंकि क्या होता है ना, पॉइंट्स डालने से जो इन्विजिलेटर होता है, जो भी चेक कर रहा है कॉपी को, जो टीचर है,
तो वो पॉइंट्स पे उसका ध्यान चला जाता है कि पॉइंट्स है क्या, तो फिर उसी अकॉर्डिंग वो पूरा वो पैराग्राफ को पढ़ेगा। आपने पॉइंट्स तो दे दिया लेकिन अंदर का जो बॉडी है आपने सही नहीं लिखा, तो फिर वो समझ जाता है, वो पूरा ध्यान चला जाएगा, वो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो जब आपको बॉडी अच्छे से पता हो तभी आप पॉइंट्स को मेंशन करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। यही था। और कभी भी आर्टिकल जब हम मेंशन कर रहे हैं, कोई भी आर्टिकल, जैसे कि आर्टिकल 18 मेंशन किए कि आर्टिकल 18 में है राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। आर्टिकल 18 में क्या है? राइट टू इक्वलिटी। मुझे पता ही आर्टिकल 18 में है, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आर्टिकल 18 में है तो आप नहीं लिखोगे, क्योंकि अगर हम आर्टिकल रॉन्ग लिखते हैं तो फिर वो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा आपका। ये पूरा फिजिक्स की तरह है कि जो भी हम लॉ लिख रहे हैं वो लॉ पूरा सेम होना चाहिए। तो लॉ अगर हम लोग इधर उधर करते हैं तो वो रॉन्ग हो जाता है, उसी तरह आर्टिकल एकदम करेक्ट होना चाहिए, तभी आप मेंशन करोगे। अदरवाइज मेंशन मत करना, याद नहीं है, कन्फ्यूजन में आके कोई भी आर्टिकल नंबर मत डाल देना, जो पता है उतना ही मेंशन करो, कम से कम मार्क्स तो मिलेगा। आर्टिकल अगर गलत लिख दिए तो फिर वो पूरा कट के 0 हो जाएगा। तो हम अपने पॉइंट पे आते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, ये तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लिबर्टी एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम लोग को लिबर्टी पे शॉर्ट नोट लिखना है। लिबर्टी मीन्स क्या होता है? स्वतंत्रता, मतलब आज़ादी। किस चीज़ की आज़ादी? बोलने की आज़ादी, सोचने की आज़ादी और अपने अकॉर्डिंग अपने काम को करने की आज़ादी। एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल, मुझे जैसा मन करेगा मैं वैसा एक्ट करूँगी, बट विथ इन द लिमिट्स ऑफ लॉ। लॉ को देखते हुए, मतलब लॉ के लिमिट्स में करना है। ऐसा नहीं कि आज़ादी मिल गई है तो कुछ भी करेंगे, क्योंकि लिमिट्स होना ज़रूरी है। अगर किसी भी चीज़ में लिमिट्स नहीं होती तो फिर वो सही नहीं होता। तो इसीलिए जो भी हमारे राइट्स हैं उसको हमें एंजॉय तो करना है, लेकिन विद इन लिमिट्स। तो ये इंश्योर करता है एवरी पर्सन कैन लिव विद डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंस। हर इंडिविजुअल पर्सन अपने लाइफ को अपने डिग्निटी और आज़ादी के साथ अपने लाइफ को जी सके, ये लिबर्टी इंश्योर करता है। लिबर्टी मीन्स हमें फ्रीडम है कि हम अपने लाइफ को अच्छे से जी सके अपने डिग्निटी को लेकर के, और हम अपने आज़ादी के साथ अपनी जीवन का निर्वाह कर सके। द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमिसेस, ये हमारे प्रियम्बल में भी दिया गया है कि हमें लिबर्टी ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ एंड वर्शिप। सोचने की लिबर्टी है, ये हमारा फ्रीडम है कि हम कुछ भी सोच सकते हैं, उस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो ये हमारे प्रियम्बल में भी दिया गया है। हमारा प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रॉमिस करता है कि हमारे पास लिबर्टी ऑफ थॉट है, हम कुछ भी सोच सकते हैं, ये फ्रीडम है, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और किसी भी फेथ को मान सकते हैं। मगर अगर हम मान लीजिए कि अगर हम हिंदू हैं, मतलब अगर बाय बॉर्न मेरा जन्म हिंदू रिलीजन में हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर मेरा मन करे आगे जाके कि मैं मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करूं या फिर क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करूं, पारसी रिलीजन को फॉलो, मतलब अदर किसी भी रिलीजन को अगर मैं फॉलो करूं तो मैं कर सकती हूँ। ये मेरे ऊपर हो जाए, ये मेरे पास लिबर्टी है। अकॉर्डिंग टू लॉ ये सही है, इसके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता। फैमिली कोई इशू अगर क्रिएट करे तो वो पर्सनल, वो मैटर हो गया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई जाए, अगर कानून की वो मदद लेना चाहे तो वो ले सकता है और कानून उसकी मदद करेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में हमने सही काम किया है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस रिलीजन को फॉलो करेंगे, ये हमें फ्रीडम दिया गया है। तो लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? ये हमारा आर्टिकल है। लिबर्टी से रिलेटेड जो भी हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स दी गई हैं उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। आर्टिकल आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद रहे तभी मेंशन करिएगा ये सब आर्टिकल। तो आर्टिकल को तो रटना पड़ेगा और आर्टिकल के अंदर की चीज़ को भी एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में क्या है? लिबर्टी इज प्रोटेक्टेड मेनली थ्रू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा फ्रीडम है वो प्रोटेक्टेड है। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी है। अगर कोई भी
लिबर्टी में, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है पार्ट 3 में, और ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी आता है। तो अगर कोई आपको आपके फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करने नहीं दे रहा है तो आप कानून की मदद ले सकते हैं। आर्टिकल 19 में क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, मूवमेंट एक्सेट्रा। ये हमें फ्रीडम दिया गया है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमें फ्रीडम दिया गया है अपने इंडियन सिटीजन्स को कि हमें बोलने की फ्रीडम है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये आर्टिकल 19 में दिया है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तभी तो जितने पॉलिटिकल पार्टीज है वो लोग स्पीच देते हैं ना, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो उन पे तो कुछ ऐसा केस नहीं होता कि अरे इसने मेरे बारे में ये बोल दिया, वो, क्योंकि उनके पास ये फ्रीडम है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, कहीं पे भी, असेंबली में भी। इसी तरह जो हमारी असेंबली बैठती है, राज्यसभा, लोकसभा, वहाँ पे बहस होती है, तो वहाँ पे जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं? बोलते ही तो है ना। तो वो कुछ भी बोलते हैं, जो मतलब उनका थॉट है, कुछ भी क्या मतलब जो वो सोचते हैं वो चीज़ वो एक्सप्रेस करते हैं। तो इस चीज़ की उन्हें फ्रीडम है तभी तो कि वो कुछ भी एक्सप्रेस कर पा रहे हैं बिना किसी रोक टोक के। उसके बाद क्या है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ये हमारे पास लिबर्टी है, ये हमें स्वतंत्रता दी गई है कि हम कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं। आज मैं कोलकाता में हूँ, मुझे शिमला जाने का मन है, मुझे कश्मीर जाने का मन है, तो मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ, मुझे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे पास फ्रीडम है। तो ये सब सारी चीज़ें आती हैं आर्टिकल 19 में, अच्छे से याद रख लीजिएगा। आर्टिकल 19 मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं कहीं पे भी, असेंबली में, और मूवमेंट कर सकते हैं। ये था आर्टिकल 19। फिर आते हैं आर्टिकल 21 पे। आर्टिकल 21 में है राइट टू लाइफ, मतलब जीने की मुझे राइट है, और पर्सनल लिबर्टी, और जो भी मेरी पर्सनल लिबर्टी मतलब जीने का मुझे हक है, सीधी सी बात है, जीने का मुझे हक है। ये आता है आर्टिकल 21 में। फिर आते हैं आर्टिकल 25 टू 28 में। 25 टू 28 यहाँ क्यों दिया गया है? क्योंकि 25, 26, 27, 28 ये चारों आर्टिकल रिलीजियन के ऊपर है, मतलब रिलीजियन से रिलेटेड जो भी फ्रीडम दी गई है वो इस चारों आर्टिकल में आता है। ये मेंशन मैं कर दूंगी आपको। 25, 26, 27 और 28 ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आप अपने आंसर्स में ऐसे ही लिख देना आर्टिकल 25 टू 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्योंकि अगर इसको आप पूरा एक्सप्लेन करने जाओगे 25, 26, 27 ऐसे, तो मैं आपको सारे आर्टिकल्स लाइन वाइज दे दूंगी, लेकिन अगर भूल गए, क्योंकि ये आर्टिकल्स एक दूसरे से बहुत इंटरलिंक है, जितने भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन के आर्टिकल्स हैं, तो कहीं भी थोड़ा बहुत अगर गड़बड़ हुआ तो वो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए अगर जिन्हें भी प्रॉपरली फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सब तो आसान है, लेकिन जिन्हें भी प्रॉपरली अगर लर्न ना हो तो वो डायरेक्ट ये लिबर्टी में ये वाला आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। 25 टू 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो सही हो जाएगा। अब आता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। हमने ऊपर ही पढ़ा था लिबर्टी तो है लेकिन विद इन लिमिट्स के अंदर है। जो भी हमें फ्रीडम दी गई है वो हमें मिलेगी, लेकिन लिमिट्स में मिलेगी, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है? लिबर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट, द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द गवर्नमेंट टू इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, सिक्योरिटी और सोवेरेनिटी ऑफ इंडिया। मतलब लिबर्टी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि लिबर्टी फुल ऑन पूरे तरीके से आपको दी गई है कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप बोलोगे कि मैं कुछ भी करूँगा, ये मुझे फ्रीडम मिला हुआ है, ऐसा नहीं है। कुछ रेस्ट्रिक्शन है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, कुछ गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, मतलब ऐसी रेस्ट्रिक्शन जो सही है, वो रहनी ही चाहिए रेस्ट्रिक्शन, वरना हर इंसान तो एक जैसा नहीं होता ना। कोई इंसान चलो सही है, वो अपने लिबर्टी का अच्छा यूज़ करेगा, लेकिन सब तो ऐसे नहीं हो सकते, अपनी लिबर्टी का गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं। इसीलिए कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है जो कि पब्लिक के हित में ली गई है, उनकी मोरल वैल्यूज़ को देखते हुए, पब्लिक की सिक्योरिटी को देखते हुए और इंडिया की सोवर्निटी को देखते हुए। सोवर्निटी का मतलब क्या है? मैंने पहले भी पढ़ाया था, आपको याद होगा कि हमारा जो इंडिया है वो किसी भी आउटसाइड पावर के कंट्रोल में
नहीं है, ये फ्री नेशन है, फ्रीडम है हम लोग के पास, हम लोग फ्री हैं। जैसे पहले ब्रिटेन के अंडर में थे, ठीक है, 1947 में इंडिपेंडेंस मिला, अब उसके बाद से हमारा कंट्री सोवरेन कंट्री हो गया। उसके बाद आता है सिग्निफिकेंस ऑफ लिबर्टी, मतलब इम्पोर्टेंस क्या है लिबर्टी का। सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस। लिबर्टी इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए लिबर्टी ज़रूरी है, क्योंकि अगर लिबर्टी ही नहीं होगा, आज़ादी ही नहीं हमें मिलेगी, तो हम डेमोक्रेसी का यूज़ कैसे करेंगे। डेमोक्रेसी मतलब 18+ हो जाने पे जो वोट दे रहे हैं, मतलब पॉलिटिकल जो भी राइट है, वो एंजॉय तभी करेंगे जब हमारे पास फ्रीडम होगा। हमें फ्रीडम दी गई है तो हम डेमोक्रेसी को एंजॉय करेंगे। इट हेल्प सिटीजन्स डेवलप देयर पर्सनैलिटी, एक्सप्रेस ओपिनियन फ्रीली एंड पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस विदाउट फियर। ये जो लिबर्टी हमें दी गई है, ये हेल्प करती है हर एक सिटीज़न को कि वो अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके। पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट का बात कैसे आ गया, क्योंकि अगर बोलने की लिबर्टी नहीं मिलेगी तो इंसान चुप रहेगा, क्योंकि उसके पास लिबर्टी नहीं है, और तो फिर उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ही नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्योंकि उसके पास लिबर्टी नहीं है। इसीलिए अगर हमारे पास लिबर्टी है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इससे हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। हम ओपनली कुछ भी अपने ओपिनियंस को रख सकते हैं, अच्छा बुरा, वो तो फिर बाद में उसे क्रिटिसिज्म मिलेगी अगर ख़राब होगा तो, लेकिन अच्छा होगा तो फिर वो सब लोग भी बोलेंगे कि अच्छा है। तो मतलब फ्रीली हम लोग अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और अपने गवर्नमेंट के हर चीज़ में, जैसे वोटिंग राइट हो गया, बिना डरे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लिबर्टी है। अगर यही लिबर्टी नहीं होता तो हम कुछ भी ओपनली मतलब फ्रीली कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, गवर्नमेंट के किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि हमें डर होता, क्योंकि हमारे पास लिबर्टी नहीं होता। लिबर्टी है बोल करके हम डरते नहीं हैं, हम कुछ भी बोलते हैं, अपने अकॉर्डिंग वोट देते हैं, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग करते हैं। सबसे बड़ी बात, अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है हमारे देश के, उन्हें चूज़ करते हैं। तो लिबर्टी है तभी तो। ऊपर हम लोग पढ़े थे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है तभी तो लिबर्टी है ना। कंक्लूजन क्या है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स लिबर्टी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ लिबर्टी को, मतलब हर सिटीजन्स को लिबर्टी तो दी गई है लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ है। बैलेंसिंग इंडिविजुअल फ्रीडम, हर किसी के फ्रीडम को बैलेंस करते हुए कि उन्हें प्रॉपरली फ्रीडम भी मिले और उसका मिसयूज़ ना हो, वो सोशल ऑर्डर से, मतलब बिना कोई गलत यूज़ किए हुए हम अपने फ्रीडम का सही यूज़ कर पाएँ और डेमोक्रेसी के स्पिरिट को एंजॉय कर पाएँ। तो ये पूरा आंसर कंप्लीट होता है। ये प्रॉपर एक आंसर है जिसमें आपका लिबर्टी का मीनिंग आ गया, उससे मतलब ये जितने भी आर्टिकल हैं ये लिबर्टी से रिलेटेड है। और भी फंडामेंटल राइट्स के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, वो अलग अलग चीज़ों में हम पढ़ेंगे, लेकिन ये जितने आर्टिकल्स हम पढ़ें ये लिबर्टी से रिलेटेड है। रेस्ट्रिक्शंस, फिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है, फिर कंक्लूजन क्या है। ये परफेक्ट एक आंसर का आपका मतलब एक शीट है कि आपको एकदम परफेक्ट एक आंसर आपको सामने एक बनाया आंसर मिल रहा है। तो ये आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है आपके आंसर का। आप अपने हर क्वेश्चन के आंसर में स्ट्रक्चर को अच्छे से समझिएगा कि हमें आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है, और हेडिंग हो सके तो अच्छे से मतलब रटना ही पड़ेगा। मीनिंग ऑफ लिबर्टी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गया, हेडिंग इम्पॉर्टेंट है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। लिबर्टी हो गया, अब नेक्स्ट है इक्वलिटी। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के नज़र में सभी कोई बराबर है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस पे हमें शॉर्ट नोट लिखना है कि इक्वलिटी है क्या। तो फिर देखिए एकदम सेम, मैंने क्या बोला था, कुछ भी हार्ड नहीं है। जैसे लिबर्टी के ऊपर आ गया तो यहाँ मीनिंग ऑफ लिबर्टी गया, तो अब अगर इक्वलिटी के ऊपर जाता है तो मीनिंग ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ आ जाएगा। फिर यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, बस बॉडी को ही चेंज करना है। हेडिंग्स आपका ऑलमोस्ट चीज़ों में सेम जाएगा। तो आते हैं इसके आंसर पे। मीनिंग ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स डैट एवरी पर्सन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। कानून के नज़र में सभी कोई बराबर है।
कानून से ऊपर कोई नहीं, एंड नो वन इज अबव इट। ये इंश्योर करता है कि हर एक इंडिविजुअल को प्रॉपर और इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर और स्टेटस। किसी के भी कास्ट को देख के, रिलीजन को देख के, जेंडर को देख के, स्टेटस को देख के, स्टेटस मतलब रिच और पुअर, इस चीज़ों को देख करके हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ना कानून करता है, कानून नहीं देखेगा कि आप कहाँ, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस कास्ट से हो। अगर आप सही हो तो आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। तो कानून के नज़र में सभी बराबर हैं। फिर आता है इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या दिया गया है। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये आर्टिकल 14 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि अगर इजी में लिखे राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, ये आता है आर्टिकल 14 में। तो आर्टिकल 14 क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विथ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो भी इंडिया के अंदर है, जो भी सिटीजन्स हैं, उनको प्रॉपरली इक्वली सभी को ट्रीटमेंट मिलेगी, यानी कि कानून के नज़र में सब इक्वल है, सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा। नंबर 3 पॉइंट क्या है? 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्टिकल 14, मतलब आर्टिकल 14 से रिलेटेड 2 चीज़ें जो समझनी ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। पहली बात क्या है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। ब्रिटिश कॉन्सेप्ट क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कंट्री से लिए गए, पहले भी बताया था मैंने। तो उसी तरह ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ना, ये वाली चीज़ ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। तो इसीलिए ब्रैकेट में ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। एवरीवन इज सब्जेक्ट टू द सेम लॉ ऑफ द लैंड। ये जो लॉ है, हम जिस लैंड पे हैं यानी कि इंडिया में है, तो सभी के लिए एक लॉ, मतलब हर किसी के लिए एक लॉ है। किसी के लिए कोई लॉ चेंज नहीं हुआ कि रिच के लिए अलग लॉ बनेगा, गरीबों के लिए अलग लॉ, वुमेन के लिए, ऐसा नहीं है। सभी के मतलब सभी कोई कानून के नज़र में इक्वल है, सभी के लिए एक ही कानून है और एक ही लॉ है। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम। सेकेंड वन इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये लिया गया है अमेरिका से, यानी कि यूएसए से, इसीलिए ये हो गया अमेरिकन कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है? इक्वल लॉज मस्ट बी अप्लाइड इक्वली एंड अनइक्वल सर्कमस्टांसेस मे बी ट्रीटेड डिफरेंटली फॉर फेयरनेस। इसका मतलब ये है कि, तो क्या है नेक्स्ट वन क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, ये बता चुकी। मतलब क्या है कि कानून जो है वो हर किसी पे इक्वली अप्लाई होगा। मतलब अगर सेम सिचुएशन में 2 लोग हैं, ठीक है, तो दोनों लोग पे एक ही लॉ अप्लाई होगा। ये नहीं कि एक के लिए हम कुछ और बोले, एक के लिए कोई और जजमेंट दिए, ऐसा नहीं। अगर सिचुएशन सेम है तो जजमेंट भी एक ही टाइप का होगा, एक ही लॉ उस पर, मतलब एक ही लॉ सेम यूज़ होगा लॉ का। एंड अनइक्वल सर्कमस्टांसेस मे बी ट्रीटेड डिफरेंटली फॉर फेयरनेस। और अगर सर्कमस्टांसेस अनइक्वल है, मतलब अगर सिचुएशन अलग है, तो फिर अलग लॉ यूज़ होगा, डिफरेंटली उसको यूज़ करेंगे हम। जैसे कि मान लीजिए किसी भी सिचुएशन में सिमिलर केसेस को लॉ के अंडर में सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मतलब क्या? सेम सिचुएशन इक्वल्स टू सेम लॉ, ठीक है, और डिफरेंट सिचुएशन इक्वल्स टू डिफरेंट लॉ। फिर आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि आपका सिचुएशन डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें यही फोकस होता है, सीधी सी बात है, फेयरनेस पर। फेयरनेस मतलब कि प्रॉपरली किसी भी सिटीजन को अनफेयर एडवांटेज या डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिले, सभी कोई को इक्वल प्रोटेक्शन मिले। और इसका मतलब यही है कि अगर 2 लोग सेम कंडीशन में हैं तो दोनों को एक जैसा लॉ ट्रीट करेगी, भेदभाव नहीं करेगी, सेम प्रोटेक्शन देगी।
लॉ सब पर सेम तरीके से अप्लाई होगा। तो इसका मतलब यही है। और एक अगर इजी सा एग्जाम्पल ले लूँ तो अगर मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं और वो लोग सेम मार्क्स लेके आते हैं तो दोनों को एडमिशन का चांस मिलेगा, तो दोनों में कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर 2 लोग हैं सेम क्राइम करते हैं, यही 2 लोग अगर सेम क्राइम कर रहे हैं, ठीक है, सेम क्राइम कर रहे हैं, तो जो सेम क्राइम हुआ तो पनिशमेंट का जो रूल है सेम लगेगा, ठीक है। मतलब सेम क्राइम इक्वल्स टू सेम पनिशमेंट, यही चीज़ है, यही इजी वे में यही आप समझो। सेम क्राइम इक्वल्स टू सेम पनिशमेंट, डिफरेंट क्राइम इक्वल्स टू डिफरेंट पनिशमेंट, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। 4 नंबर पॉइंट क्या है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन। आर्टिकल 14 अलाउस रीजनेबल क्लासिफिकेशन, treating people differently only if there is a valid reason and purpose behind it। और एक चीज़ है, इसके साथ साथ एक बात है, आर्टिकल 14 में ये दिए गए, पहले तो हम इक्वलिटी की बात करते हैं, ठीक है, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम देख भी रहे हैं ना कि कहीं कहीं चीज़ों में अनइक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि आर्टिकल 14 अलाउ करता है कुछ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, जो हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तभी ये डाल दिया गया था कि कुछ रीजनेबल क्लासिफिकेशन है जिसपे हम पीपल को अलग तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। उस टाइम पे हम ये नहीं बोल सकते कि अरे हम तो इक्वल की बात कर रहे हैं, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, तो इक्वलिटी क्यों नहीं है, यहाँ तो फिर चीज़ें अलग हो रही हैं, ठीक है। जैसे रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शंस, तो एक प्रॉपर वैलिड रीज़न होना चाहिए ट्रीटमेंट अलग मिलने का। सीधी सी बात है कि अगर कहीं पे अनइक्वलिटी हो रही है, मतलब कोई चीज़ों में अगर भेदभाव हो रहा है, तो उसके पीछे एक प्रॉपर वैलिड रीज़न है, तभी वो अनइक्वल हो रहा है, तब वो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल रिजर्वेशन ऑफ वीकर सेक्शंस, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी ये चीज़ उसी टाइम से चली आ रही है कि जो वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, उन्हें रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि पुराने एंशियंट टाइम पे उन पे बहुत प्रताड़ना किया गया। तो वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, असेंबली, डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके वो थे, तो उन्होंने सोचा कि आगे चल के भी कहीं ये वीकर सेक्शन के ऊपर वो लोग को हैरेसमेंट ना फील करना हो। कुछ वैसे पीछे सिनेरियोज रहे होंगे, कोई बहुत बड़ा वैलिड रीज़न रहा होगा जिसके वजह से उन्हें अभी एक रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये चीज़ अपना वो नहीं कर सकते कि इनइक्वालिटी है, क्योंकि ये चीज़ मिली हुई है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि एक वैलिड रीज़न है जिसके वजह से हम ये लोग को, मतलब वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अलग ट्रीट कर रहे हैं, इन लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो ये आर्टिकल 14 में है। कंक्लूजन क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ इज़ द फाउंडेशन ऑफ जस्टिस। देखिए सबका कंक्लूजन थोड़ा एक ही टाइप का है, तो रिवाइज करने में या लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। कानून जो है वो बेस है हमारे जस्टिस का और डेमोक्रेसी का। ये इंश्योर करता है कि सबको फेयरली जस्टिस मिले, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट किया जा सके, एंड अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ एवरी सिटीजन, और सबकी डिग्निटी भी मेंटेन रहे। तो ये ओवरऑल था इक्वालिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी। लास्ट वन क्या आता है, फ्रेटर्निटी। तो इसको पढ़ा के मैं क्लास को यहीं स्टॉप करूंगी, क्योंकि एक पूरा पार्ट हो जाना चाहिए अगर कंप्लीट, तभी आपके दिमाग में वो अच्छे से फिट हो पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सेम राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्रेटर्निटी, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेटर्निटी के बारे में बताया गया है। फ्रेटर्निटी का मीनिंग क्या है, फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा, ब्रदरहुड फीलिंग, अपने देश में, अपने लोगों में, अपने सोसाइटी में यूनिटी बना के चलना, एकता बनाए रखना, सबकी म्यूचुअली रिस्पेक्ट करना, हर सिटीजन्स की, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये प्रमोट करता है कि हम सब एकता के साथ, शांति के साथ जी सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। हमारे रिलीजन अलग हैं, लेकिन फिर भी हमारे, मतलब रिलीजन अलग है, हमारे कास्ट अलग होते हुए भी, हमारी लैंग्वेज अलग होते हुए भी, रीजन अलग होते हुए भी, हम लोग साथ
स्पिरिट के साथ साथ में रह सकते हैं शांति से, बिना किसी झमेले के। तो ये फ्रेटर्निटी इसी चीज़ को प्रमोट करता है कि हम साथ रह सकते हैं, चाहे हम में किसी भी चीज़, मतलब हम लोग एक जैसे नहीं हैं। कहीं पे रिलीजन अलग अलग है, तो कहीं पे कास्ट अलग है, हर स्टेट में अपना अपना लैंग्वेज है, रीजन अलग है। तो ये सब को ले के चलते हुए हमें शांति से चलना है। तो ये चीज़ फ्रेटर्निटी में कही गई है कि भाईचारा बनाए रखो, सब एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट दो हर किसी को, और एकता के साथ अपने देश को भी बढ़ाओ और खुद भी चलो, और सोसाइटी में एक हार्मोनी क्रिएट करके चलो, मतलब शांति बनाए रखो। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड, हमारे प्रियम्बल में भी फ्रेटर्निटी वर्ड इंक्लूड है, और ये क्या बोलता है कि फ्रेटर्निटी एंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फ्रेटर्निटी ये अश्योर करता है कि हम अपने डिग्निटी, हर किसी की इंडिविजुअल पर्सन की डिग्निटी बनी रहे, इज्जत बनी रहे, सभी में एकता हो, और हमारा नेशन भी इसी तरह आगे बढ़े। तो यही है आपका कि हम अपने डिग्निटी, हर किसी की इंडिविजुअल डिग्निटी बनाए रखें, सब यूनिटी हो, सब साथ लेकर के अपने नेशन को चले, सारे स्टेट मिल कर के साथ रहे। कोई भी मतलब ऐसा ना हो कि हमारे देश का कोई हिस्सा अलग हो, उस चीज़ को भी प्रोटेक्ट करना है हमें। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब मिलकर एक नेशन बनाते हैं, और ये नेशन सबको साथ में लेकर के चलना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फ्रेटर्निटी टू प्रोमोट नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। यहीं से ये लाइन आया कि हमें अपने यूनिटी और इंटीग्रिटी को बढ़ावा देना है, हर किसी की इंडिविजुअल की डिग्निटी बनी रहे, और हमारे सोसाइटी में शांति रहे, और हेट्रेड मतलब नफ़रत से हम दूर रहें, डिवीज़न बंटवारे से दूर रहें, बंटवारे से भी दूर रहें और नफ़रत से भी दूर रहें। सब यूनिटी के साथ खुशी खुशी एक साथ मिलकर चलें और अपने देश को भी चलाएं। इम्पॉर्टेंस क्या है फ्रेटर्निटी का? फ्रेटर्निटी strengthens national integration and helps maintain peace and stability in a diverse country like India. इंडिया इतना, मतलब इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, कितना ज़्यादा, एक तो बड़ा है, ऊपर से हर तरह के रिलीजन है, हर बहुत तरह के, कॉन्स्टिट्यूशन में तो 22 लैंग्वेजेस दी गई हैं, तो सोचिए, तो इतने तरह के लैंग्वेजेस हैं, इतना डाइवर्स है हमारा कंट्री, बहुत अलग है। तो इसलिए इतना अलग होते हुए भी सभी कोई शांति को मेंटेन करें और एक साथ एकजुट होकर के चलें और अपने नेशन को आगे बढ़ाएं। नेशनल इंटीग्रेशन हेल्प्स इन मेंटेन पीस। फ्रेटर्निटी हमें हेल्प करता है कि हम पीस को बनाए रखें, शांति को बनाए रखें, धैर्य रखें और अपने कंट्री को आगे बढ़ाएं। इट इज़ एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल करना है तो हमें फ्रेटर्निटी बनाए के रखना होगा। अगर हम आपस में ही लड़ेंगे तो फिर ये डेमोक्रेसी तो फिर हो ही नहीं पाएगा, चलेगा ही नहीं। तो अगर डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल करना है तो फ्रेटर्निटी बनाए रखना होगा, भाईचारा बनाए रखना होगा, शांति बनाए रखनी होगी। कंक्लूजन क्या है? फ्रेटर्निटी इंश्योर्स दैट इंडिया रिमेन्स यूनाइटेड। फ्रेटर्निटी इंश्योर करता है कि इंडिया एकजुट रहे, यूनाइटेड रहे। इतना डाइवर्सिटी है, हम लोग इतने एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक साथ मिल कर के एक दूसरे की डिग्निटी के, एक दूसरे के इज्जत का रिस्पेक्ट करें, हर किसी इंडिविजुअल का, और अपने देश की भी इंटीग्रिटी को, एकता को बनाए रखें। तो ये था फ्रेटर्निटी का कंक्लूजन और ये आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में प्रीएम्बल से स्टार्ट करेंगे। ये जो भी चीज़ें मैं पढ़ाती हूँ आप घर में एक बार बैठ करके इसे ज़रूर रिवाइज़ करिए। कोई भी अगर क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। और यहाँ पे टेलीग्राम का चैनल है, आप इस पे ज्वाइन हो जाइए। कोई भी नोट्स होगा इस टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा, तो आपको और भी ज़्यादा हेल्प। तो यहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें दी गई है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सब कुछ फिर से पढ़ लीजिए और इस CV के प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए,
क्योंकि क्लासेस आपको रेगुलरली मिल जाएंगी, टाइम पे सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, तो उस चीज़ की टेंशन नहीं है। आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।